खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से है, जहां 12 फरवरी को चुनाव हुए, 13 तारीख को नतीजे आए और बीएनपी को वहां पर बम्पर प्रचंड जीत, कहें कि प्रचंड जीत मिली। जमात का एक तरीके से सुपड़ा ही साफ हो गया। हालांकि 70-75 सीटें जीतने में जमात भी कामयाब रही, लेकिन जो देखा जा रहा था बीएनपी के पक्ष में, पूरी तरीके से आवामी लीग का वोटर भी कहीं ना कहीं बीएनपी के समर्थन में गया। बीएनपी की सरकार बनना, तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए क्या एक अच्छी खबर है? क्या भारत के लिए तारिक रहमान सबसे बेहतर विकल्प है? और ऐसे में बांग्लादेश तैयारी कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने के लिए। खबरें फिलहाल ऐसी चल रही हैं कि बांग्लादेश पूरी तैयारी में है कि प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा जाए। तो अगर न्योता बांग्लादेश की तरफ से आता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अगर न्योता बांग्लादेश से आता है, पहले तो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या बांग्लादेश से न्योता आएगा, और अगर न्योता आता है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए, जाएंगे? देखिए अभिषेक जी, जाना चाहिए, और न्योता मुझे लगता है बांग्लादेश सरकार देगी भी। और मुझे लगता है कि अगर न्योता आएगा तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। देखिए, भारत की विदेश नीति का मेजर फैक्टर रहा है कि हमेशा हम पड़ोसियों को लेकर चलते हैं साथ में, और अगर कोई पड़ोसी देश आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है, तो वो निश्चित रूप से क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। यानी कि उस आमंत्रण को हम स्वीकार करेंगे और प्रधानमंत्री जाएंगे। कारण क्या है, रीजन क्या है? देखिए, अगर बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे होते हैं अभिषेक जी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एक जो नेबर डिस्टर्ब हो गया था वो हमारे लिए बेटर हो जाएगा, जिससे हमारा जो तनाव है वो केवल दो ही बॉर्डर पे रह जाएगा, यानी कि पाकिस्तान और चीन पे ही रह जाएगा। अभी तो बांग्लादेश भी एक बॉर्डर हो गया था जो तनाव का था, तो मुझे लगता नहीं कि हम कोई भी मौका छोड़ेंगे वहाँ पर बेटर रिश्ते ना करने का। हम निश्चित रूप से बेटर रिश्ते करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी बांग्लादेशी सेना पाकिस्तान पहुंची है। आसिम मुनीर ने उनका स्वागत किया है, भव्य स्वागत। सैन्य अभ्यास के लिए बांग्लादेशी सेना पहुंची है। GF-17 थंडरबोल्ट लेने के बाद पाकिस्तान के साथ चल रही है, और आप कह रहे हैं कि वो तीसरा मोर्चा नहीं खुला है अभी, या नहीं खुलेगा? नहीं, देखिए, जो वो पहले की बात हो गई ना, मोहम्मद यूनुस की बात हो गई। और अगर कोई भी देश अपनी ताकत का इजाफा करता है, शक्ति का इजाफा करता है, भाई ये तो सबको अधिकार है ना अभिषेक जी। कल को हम अपनी बंदूकें बढ़ाते हैं, अपनी गन्स बढ़ाते हैं, तोप बढ़ाते हैं, टैंक बढ़ाते हैं, तो इसको कल को पाकिस्तान कह सकता है, चीन कह सकता है कि भारत हमारे लिए खरीद रहा है। भाई सबकी अपनी डिफेंस पॉलिसी है। बात है कि आपके साथ संबंधों में किस प्रकार का वो संबंधों कैसे लेके चल रहे हैं, उस पर बातें डिपेंड करेंगी। तो इसको तो हम नहीं कह सकते कि भाई बांग्लादेश चीन से नहीं खरीदेगा। खरीदेगा, उसकी अपनी इच्छा है, उनका पैसा है, वो खरीदे। नहीं है वो पैसा, चीन से खरीद सकता था, अमेरिका से खरीद सकता था, पाकिस्तान से क्यों खरीद रहा है, सवाल ये है। अब अगर भारत की बात करें, भारत अगर अपना जखीरा बढ़ाता है तो भारत फ्रांस से खरीदता है, रशिया से खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है, चीन से नहीं खरीदता है भारत। हाँ, नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है, पाकिस्तान से खरीदने का जो बड़ा कब खरीदा गया है ये? अभी मतलब जब सेना गई है तो ये डील दोनों देशों के बीच हुई है कि GF-17 बांग्लादेश खरीदेगा, खरीदा नहीं है। कब हुई है? मोहम्मद यूनुस के टेन्योर में हुई है ना। अभी तारिक अनवर तो लिया नहीं है, तारिक रहमान ने तो अभी शपथ ली नहीं है। हम तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे चीजों को। और देखिए क्या होता है कि जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये तीन देश कम से कम ऐसे रहे हैं जो हमेशा दबाव की पॉलिटिक्स करते हैं भारत के साथ में। वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, यानी कि उनका पलड़ा भारी रहे, उनका जो पक्ष है वो हैवी रहे, उसको देखते हुए वो क्या करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि भारत को तनाव देने की नीति को हम अपना कर चलें, ताकि क्या हो, हम एक दबाव, एक प्रेशर क्रिएट रखें और अपनी बातों को मनवा लें। तो ये तो बांग्लादेश की स्ट्रेटजी रही है। इसको लेकर आप तनाव मत दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार के तनाव रहेंगे कि सल्तनत बंगाल का मानचित्र दिखा दिया जाएगा, या ये कह दिया जाएगा कि भाई हिंदुओं के साथ में जो एट्रोसिटीज होती हैं, जितनी खुलकर होने लगी थी, इतनी ज़्यादा बदतमीजियाँ होने लगी थी, वो मुझे लगता है बंद हो जाएंगी। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था वो बंद हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं, पूर्ण रूप से बंद नहीं। मैंने कहा कि पहले जिस प्रकार के मैं सुनने में आ जाता था कि जिंदा जला दिया गया, ये कर दिया गया, घरों में तोड़फोड़ हो रही है, भाई ये तो आप देखो 1947 से देखें कि जिस प्रकार से वहाँ माइनॉरिटीज थी, यानी कि हिंदू थे 23%, वो घटकर आज 5 से 6% रह गए हैं। तो ये एक कार्यकाल में तो हुआ नहीं होगा। ये तो ऐसा तो हुआ नहीं कि एक महीने में, 2 महीने में भी हो गया।
ये पूरा एक लंबा प्रोसीजर चला है। और शेख हसीना के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि माइनॉरिटीज पर हमले बंद हो गए हैं। खुद शेख हसीना का जब टेन्योर था तो उस समय भी दुर्गा पंडालों पर अटैक हुए हैं, दुर्गा पूजा पर अटैक हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि उस समय बिल्कुल बंद हो गए थे। लेकिन इस प्रकार की बातें सुनने में कम मिलेंगी कि जिंदा जला दिया गया, पूरी बस्ती जला दी गई, इस तरह की चीजें थोड़ा कम हो जाएंगी। अच्छा, जो तारिक रहमान का बयान था, ना दिल्ली ना पिंडी, ये बयान अब किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं तारिक रहमान? देखिए, अभी आप उनकी अगर फॉरेन पॉलिसी जो मैनिफेस्टो था बीएनपी का या जमात का, उसकी मैंने मैनिफेस्टो को देखा था। मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि हम किसी के प्रॉक्सी नहीं बनेंगे, बीएनपी ने लिखा, और हम एक बैलेंसिंग अप्रोच रखेंगे, सबके साथ चलेंगे और बांग्लादेश को प्राथमिक रखकर हम विकास करेंगे। ये इनकी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। अब आप इसी संदर्भ में इसको देखिए, कल को भारत भी कहता है कि ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे, ना हम चीन के साथ जाएंगे। भाई, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज हैं, भारत अपने इंटरेस्ट को लेकर चलता है। तो उनका वैसा ही स्टेटमेंट कुछ मुझे लग रहा था जो भारत कहता है अपनी विदेश नीति में। और यही विदेश नीति का पालन पहले अवामी लीग करती थी, शेख हसीना करती थी, जमात लिखती है। जमात का मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, जमात ने लिखा कि हम जो है इस्लामिक कंट्रीज के साथ में नजदीकियां बढ़ाएंगे, शरीयत लॉ लागू करेंगे और हम इस्लामिक कट्टरपंथ की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये उन्होंने अपने किसमें लिखा था? मैनिफेस्टो में लिखा था। तो उसी आधार पर आप इसको देख सकते हैं, उसी आधार पर इसे देख सकते हैं। और ये जो चार्टर लागू किया यूनुस ने, इससे कुछ फर्क पड़ेगा तारिक रहमान पर, जुलाई चार्टर? नहीं, देखिए, ये तो क्या था कि एक सिंबॉलिक तरीके से बनाने का प्रयास किया गया ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने जो वहां पे तख्ता पलट किया शेख हसीना का, वो तानाशाही के अगेंस्ट किया था। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि तानाशाही को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के हमने संशोधन किया ताकि भविष्य में कोई और हमारे यहाँ पे तानाशाह पैदा ना हो। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, ये जो गंगा नदी का जल बंटवारा होना है अभी, मतलब 2026 में वो जो संधि है, गंगा ट्रीटी जो है वो मतलब पूरी हो जाएगी। अभी अप्रैल में और मई में उसके ऊपर बात होनी है। तो क्या बांग्लादेश दबाव में है फिलहाल कि भारत के साथ वो किसी भी तरीके का कोई भी सैन्य गतिरोध या फिर वैचारिक गतिरोध मोल नहीं ले सकता? पूरा दबाव में है। और गंगा वाटर ट्रीटी में हमने बहुत ज्यादा बांग्लादेश को रियायत दी थी या उदार हमने अपना चरित्र अपनाया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको बहुत प्रैक्टिकली होकर ही बांग्लादेश को गंगा वाटर ट्रीटी करनी चाहिए। वो ट्रीटी तो करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ और उदारवादी नीति ना अपनाएं। मतलब अपने हितों का ज्यादा ध्यान रखा जाए, उसके बाद जो पानी बचता है वो बांग्लादेश को दिया जा सकता है। इस तरीके की पॉलिसी पर काम करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी बहुत धन्यवाद सर, आपका इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें इतना शॉर्ट नोटिस पर वक्त दिया, बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब न्योता मिलता है तो क्या बांग्लादेश उन्हें जाना चाहिए, और अगर बांग्लादेश जाते हैं तो अपने हितों का कैसे वहां पर, हिंदुओं के हितों का कैसे वहां पर ध्यान रखा जाए। नमस्कार।